हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की अब से जो हम ये मॉड्यूल शुरू करने लगे हैं, इसमें हम 15-16 सेंचुरी से लेकर अंटिल 1947 यानी कि इंडियन इंडिपेंडेंस तक का सारा पीरियड कवर करेंगे। सबसे पहले इसकी जो शुरुआत होती है दैट इज फ्रॉम द एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। अलग अलग यूरोपियन पावर्स कैसे इंडिया में आई, किस टाइम पे आई और उन्होंने कैसे कैसे यहाँ पे अपना रूल एस्टैब्लिश किया, उनमें आपस में किस तरह से कन्फ्लिक्ट्स रहे। ऑल दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस क्लास। इससे पहले के बारे में अगर हमें समझना है तो देयर आर लिंकेजेस फ्रॉम मिडीवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, देयर आर लिंकेजेस फ्रॉम वर्ल्ड हिस्ट्री एज वेल। जैसे कि अगर हम सबसे पहले वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करें तो वर्ल्ड हिस्ट्री में जो 14th, 15th, 16th, 17th ये 300-400 साल का जो पीरियड है, दिस इज द पीरियड ऑफ रेनेसां, द पीरियड ऑफ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंटेशन, साइंटिफिक डिस्कवरीज, इन्वेंशंस एंड ह्यूमनिज्म, यूनिवर्सलिज्म। ये सारे आइडियाज जो थे, ये सारी थिंकिंग्स जो थी, ये सारा जो इंटेलेक्चुअल रीबर्थ था, दैट वाज हैपनिंग इन यूरोप। उस वजह से वहाँ पे धीरे धीरे साइंटिफिक इन्वेंशंस हुई, डिस्कवरीज हुई, जिसकी वजह से धीरे धीरे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया और यूरोप में इस चीज़ की डिमांड बढ़ने लग गई कि किस तरह से हम रॉ मटेरियल ढूंढें, किस तरह से हम मार्केट्स ढूंढें। एंड जो ट्रेडिशनल रूट था दैट वाज थ्रू टर्की, जो लैंड रूट के थ्रू ट्रेड किया जाता था यूरोप का एशियन सिविलाइजेशंस के साथ। वो ऑटोमन टर्क्स ने जैसे ही कॉन्स्टेंटिनोपल को ऑक्यूपाई किया, दैट रूट वाज गॉन बिकॉज ऑटोमन टर्क्स ने फिर यहाँ से ट्रेड नहीं करने दी। तो इस वजह से यूरोपियंस को नए ट्रेड रूट्स ढूंढने पड़े एंड दैट लेड टू द डिस्कवरी ऑफ सी रूट टू इंडिया, जिस वजह से वास्को डी गामा जो थे वो इंडिया तक आए एंड सो मैनी अदर एक्सप्लोरर्स वेंट टू द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। पोर्टुगीज, स्पेनिश, फ्रेंच, ब्रिटिश, डच, डेन्स, ये सारे जो थे दुनिया के अलग अलग हिस्सों में एक्सप्लोरर्स गए, उन्होंने रास्ते ढूंढे, फिर ट्रेड वहाँ से शुरू हुआ। फिर ट्रेड करते करते इनको आपस में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कंपटीशन फील हुआ। वो कंपटीशन इस हद तक चला गया कि ये लोग एक दूसरे के शिप्स तक डुबाना शुरू हो गए। सो ड्यू टू दैट नाउ some of them realize that until they occupy political power they are not going to have good trade। और जब वो political power occupy करने लग गए, that was the beginning of colonialism। इस तरह से colonialism आया। तो हम इस क्लास में पूरा डिस्कस करेंगे कि किस तरह से यूरोपियंस जो थे वो इंडिया में आए, कौन कौन से यूरोपियंस आए और किस तरह से उन्होंने अपना रूल यहाँ पे एस्टैब्लिश किया। अल्टीमेटली हमें पता है कि ब्रिटिश थे जिन्होंने इंडिया पे 200 साल तक ऑलमोस्ट रूल किया, लेकिन उससे पहले और भी यूरोपियन पावर्स आई थी जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो वर्ल्ड हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से आपको ये पता होना चाहिए। सेकेंडली, इंडिया की मिडीवल हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में यू शुड नो दैट दिस वाज द टाइम ऑफ फ्रैक्शियस किंगडम्स इन इंडिया। यानी कि जिस वक्त पे यूरोपियंस इंडिया में आने शुरू हुए तब इंडिया में कोई एक सिंगल मेजर पावर रूल नहीं कर रही थी। सबसे बड़ी पावर हम मुगल्स को ही कह सकते हैं उस वक्त पे, लेकिन वो भी पूरी तरह से नहीं। तो जिस वक्त ब्रिटिश इंडिया में आए उस वक्त इंडिया कुछ इस तरह का दिखाई देता था, जिस वक्त यूरोपियंस इंडिया में आए उस वक्त इंडिया कुछ कुछ इस तरह का दिखाई देता था। सो मैनी डिफरेंट किंगडम्स, सो मैनी डिफरेंट एम्पायर्स, और जो मुगल रूल था वो काफ़ी हद तक डिक्लाइन की तरफ था। अगर हम 1700s की बात करें ना, ऑफ कोर्स 1600s तक तो मुगल रूल कंसोलिडेटेड था। जब तक औरंगजेब का रूल था, यानी कि जब तक ग्रेट मुगल एम्परर्स चल रहे थे, तब तक मुगल रूल अच्छे से कंसोलिडेटेड था। बट पोस्ट 1707 आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब देयर वाज अ लॉट ऑफ डिविजन्स इन हिज किंगडम। मराठास का राइज हुआ, देन नॉर्थ में सिख मिसल्स का राइज हुआ, अवध का नवाब, बंगाल का नवाब, साउथ में कर्नाटिक, निज़ाम ऑफ हैदराबाद, ये सारे जो थे गवर्नर्स जो थे, इन्होंने खुद को अपने अपने एरिया का गवर्नर, अपने अपने एरिया का यू कैन से सुल्तान या किंग घोषित कर दिया। सो देयर वाज नो सिंगल डायनेस्टी रूलिंग इन इंडिया एट द टाइम व्हेन यूरोपियंस अराइव्ड, और इवन इफ देयर वाज तो उनमें कोई ना कोई राजा जो था वो
यूरोपियन पावर के साथ मिल जाता था इन ऑर्डर टू गेन पावर फॉर देमसेल्व्स, और इस तरह उन्हें पता ही नहीं चला कि कैसे धीरे धीरे करके दे बिकेम अ पॉन्स एट द हैंड्स ऑफ द यूरोपियंस। तो इस तरह से जो हालात थे वो बने। सो इन मिडिवल हिस्ट्री यू शुड नो हाउ द लेटर मुगल्स पीरियड led to, it created a fertile ground for the Europeans to gain power in India, right? सबसे पहले हम देखते हैं वो रूट जो यूरोपियंस ने लिया जब वो इंडिया में आए। सबसे पहले अगर हम ट्रेडिशनल रूट की बात करें तो ट्रेडिशनल रूट तो यही था कि अगर ये यूरोप है और ये इंडिया और एशिया के अदर पार्ट्स हैं तो इनके आने का जो मेन तरीका था दैट वाज थ्रू लैंड, लाइक दिस, सिल्क रूट भी जिसे हम कहते हैं। लेकिन जब कॉन्स्टेंटिनोपल यानी कि एशिया माइनर को ऑटोमन टर्क्स ने ऑक्यूपाई कर लिया, सो हियर इज कॉन्स्टेंटिनोपल विच इज एग्जैक्टली एट द कस्प ऑफ एशिया एंड यूरोप। जब यहाँ पे ऑटोमन टर्क्स ने ऑक्यूपाई कर लिया तो फिर यूरोपियंस को अब दूसरा रास्ता ढूंढना था, और वो रास्ता ढूंढने के लिए वो आए इस रास्ते के थ्रू, यूरोप के नीचे से केप ऑफ गुड होप के पास से होते हुए इंडिया में। सो दिस वाज द रूट दैट वाज एक्सप्लोर्ड बाय वेरियस ट्रैवलर्स। सो दिस इज द न्यू सी रूट। बाद में हमें पता है कि 1800s में, मिड 1800s में हमने यहाँ पे स्वेज कैनाल बना ली, राइट? तो फिर रास्ता और छोटा हो गया मेडिटेरेनियन के थ्रू रेड सी, और रेड सी के थ्रू यहाँ से सीधा इंडिया। सो दिस इज द क्रक्स ऑफ व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस, राइट? चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि कौन कौन सी पावर्स थी इंडिया में जो आई। सो द फर्स्ट पावर टू अराइव इन इंडिया वाज द पोर्टुगीज। अब पोर्टुगीज जो थे दे केम टू इंडिया थ्रू द सी रूट, दैट इज दिस रूट। अफ्रीका के ऊपर से केप ऑफ गुड होप से होते हुए दे केम टू इंडिया। एक ट्रीटी यहां पे आपको पता होनी जरूरी है, एंड दैट इज the Treaty of Tordesillas, the Treaty of Tordesillas। इस ट्रीटी में स्पेन और पोर्टुगल दोनों के किंगडम्स में ये समझौता हुआ था कि इन्होंने अटलांटिक ओशियन के बीचों बीच एक वर्टिकल डिसाइड किया या एक लॉन्गिट्यूड डिसाइड किया, और उस लाइन के वेस्ट की तरफ जो भी टेरिटरी मिलेगी वो स्पेन की होगी, और उसके ईस्ट की तरफ जो भी टेरिटरी मिलेगी वो पोर्टुगल की होगी। इस अग्रीमेंट के बाद अब पोर्टुगल को मिल गया ईस्ट, तो लेट अस से कि वो लाइन यहां पर थी, रफली यहां पर थी, तो पोर्टुगीज जो थे वो इस लाइन के ईस्ट की तरफ ही जा सकते थे। सो वास्को डी गामा कुडंट हैव गॉन टुवर्ड्स द वेस्ट, क्योंकि ट्रीटी ऐसा नहीं कहती थी, और स्पेनिश जो थे वो वेस्ट की तरफ गए। इसलिए आप देखेंगे कि आज की डेट में जो सदर्न अमेरिका है वो कभी ना कभी स्पेनिश कॉलोनीज रह चुकी हैं, सारी की सारी कंट्रीज। एनीवे, तो वास्को डी गामा जो था ही केम टुवर्ड्स द ईस्ट, और अफ्रीका के ऊपर से होते हुए ही रीच्ड कैलिकट। कैलिकट में वो पहुंचे और वहां पे कैलिकट के ज़ैमोरिन ने उनका स्वागत किया। So Vasco da Gama came to India because of the Treaty of Tordesillas, which divided the soon to be found, you can say, territories between Spain and Portugal. तो पोर्टुगीज आए, देन डच जो कि नीदरलैंड से आए थे, लेकिन उस वक्त इसका नाम नीदरलैंड्स नहीं होता था, उस टाइम इसका नाम हॉलैंड होता था। तो उस वक्त के हॉलैंड से जो आए थे। देन ऑफ कोर्स द ब्रिटिश दैट एंडेड अप रूलिंग ओवर इंडिया फॉर द मैक्सिमम पीरियड ऑफ टाइम। देन डेन्स जो कि डेनमार्क से आए थे, एंड देन फ्रेंच जो कि फ्रांस से आए थे। सबसे पहले बात करते हैं पोर्टुगीज की। पोर्टुगीज वर द फर्स्ट टू अराइव इन इंडिया। अब इसमें हम जब भी बात करते हैं तो वास्को डी गामा का नाम सबसे ऊपर आता है, जो कि ठीक भी है, क्योंकि 1498 में वास्को डी गामा थे जो पहले यूरोपियन बने जो कि सी रूट से इंडिया पहुंचे। लेकिन उनकी कंट्रीब्यूशन अधूरी होगी अगर हम बार्थोलोमो डियाज की कंट्रीब्यूशन को ना देखें। 1488 में बार्थोलोम्यू डियाज जो थे ये सबसे पहले निकले थे इंडिया को ढूंढने के लिए, और ये ईस्ट की तरफ जाते रहे तो इनको अफ्रीका ही आया पूरा का पूरा। तो
ही वॉज एबल टू डिस्कवर द सदर्न टिप ऑफ अफ्रीका, यानी कि केप ऑफ गुड होप को नाम किसने दिया था? बार्थोलोम्यू डियाज ने। अब उसका नाम केप ऑफ गुड होप क्यों था? क्योंकि ये ईस्ट की तरफ जा रहे थे एंड दे वर एक्सपेक्टिंग कि हम इंडिया पहुंच जाएंगे। इंडिया के बारे में पता सबको था बिकॉज ट्रेड होता था। तो इन्होंने केप ऑफ गुड होप नाम उसको इसलिए दिया क्योंकि अफ्रीका की वेस्टर्न कोस्ट के पास से होते हुए जब ये फाइनली एक ऐसी जगह पहुंचे जहां से वो ईस्ट की तरफ जाते गए एंड देयर वाज नो ऑब्स्ट्रक्शन, तो ही गॉट रियली गुड होप कि और ईस्ट की तरफ अगर जाया जाए देन वी कैन रीच इंडिया। लेकिन वो एक्सपीडिशन पूरी नहीं कर पाए थे और उस एक्सपीडिशन को उनके दिए हुए इनपुट्स के अकॉर्डिंग पूरा किया था वास्को डी गामा ने। देन ही स्ट्रेट वेंट थ्रू द केप ऑफ गुड होप और उसके बाद फिर उन्होंने ईस्ट की तरफ जाना शुरू किया एंड फाइनली ही लैंडेड ऑन द कोस्ट ऑफ कैलिकट इन 1498, राइट। तो ये पोर्टुगीज की जो पोजेशंस थी इंडिया में उनका एक छोटा सा मैप है। 1500 में, अब ये आ गए वास्को डी गामा 1498 में, उसके बाद आए पेड्रो कैब्रल। एनीवे ये तो वैसे आपको 2-3 एक्सप्लोरर्स का नाम पता होना चाहिए। अब इन्होंने आके इंडिया में ऐसा नहीं कहेंगे कि अपना रूल एस्टैब्लिश किया, इन्होंने ट्रेड करनी शुरू कर दी। और जिस वक्त वास्को डी गामा इंडिया में पहुंचे थे तो जो कैलिकट के ज़ेमोरिन थे उन्होंने वास्को डी गामा का स्वागत किया था कि ये यूरोप से इतना लंबा रास्ता तय करके आए हैं, सो ही वेलकम्ड हिम। अब यहाँ पे जब पोर्टुगीज ने ट्रेड करना शुरू किया तो उनके पहले वाइसरॉय या पहले कमांडर जो इंडिया में थे उनका नाम था फ्रांसिस्को डे अल्मीडा। ये 1505 में आए थे और इन्होंने कार्टेज सिस्टम शुरू किया था। ही स्टार्टेड द कार्टेज सिस्टम। कार्टेज सिस्टम क्या था कि एक नेवल ट्रेड लाइसेंस या पास इशू कर दिया जाता था पोर्टुगीज द्वारा इंडियन ओशन में कि जिसको भी ट्रेड करना है वो ये वाला पास लेगा और तो वो ट्रेड कर पाएगा। इसका पर्पस था कि सिर्फ पोर्टुगीज ही ट्रेड कर पाए, टू मोनोपोलाइज द एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाया द इंडियन ओशन, कि अब कोई और कॉलोनी का अगर किसी और यूरोपियन पावर का कोई आएगा यहाँ से तो हम उन्हें पास नहीं देंगे, हम देंगे सिर्फ पोर्टुगीज को। सो दैट वाज अ वे और अ यू कैन से टैक्टिक टू मोनोपोलाइज ट्रेड इन द इंडियन ओशन। सभी लोग इंडिया से ट्रेड करना चाहते थे। यहाँ पे सिल्क था, यहाँ पे बहुत सारी और चीज़ें थी जो उस वक्त ट्रेड की जाती थी, स्पाइसेस थी, तो इसलिए और उस पर 16 टाइम्स तक का प्रॉफिट भी दर्ज किया गया। सो फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से कोई चीज़ 1 रुपए की ली गई तो वहाँ जाके वो 16 रुपए की बिकती थी यूरोप में। दैट वाज द काइंड ऑफ क्रेजी मार्जिन्स ऑफ प्रॉफिट दैट वर देयर, जिसकी वजह से सारी यूरोपियन पावर्स एक एक करके इंडिया में आई। तो कार्टेज सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे फ्रांसिस्को डे अल्मेडा ने शुरू किया था और पर्पस था ट्रेड को मोनोपोलाइज करना। इसीलिए इनकी पॉलिसीज को ब्लू वाटर पॉलिसीज भी कहा जाता है क्योंकि इनका सारे के सारे पॉलिसी मेकिंग जो है वो मैरीटाइम ट्रेड पे बेस था। दूसरे इंपॉर्टेंट कमांडर जो पोर्टुगीज के आए, ही वॉज अल्फोंसो डे अल्बुकर्क, और इन्हीं के नाम पे मैंगो स्पीशीज का नाम अल्फोंसो भी है, इन्हीं के नाम पे, राइट। तो ये सेकंड पोर्टुगीज गवर्नर थे और इन्हें पोर्टुगीज पावर का रियल फाउंडर कहा जाता है, द रियल फाउंडर ऑफ पोर्टुगीज पावर इन इंडिया। इन्होंने बीजापुर के राजा से गोवा कैप्चर किया था, जो कि हमें पता है कि बिल्कुल एंड तक पोर्टुगीज की टेरिटरी रहा। इनफैक्ट इवन आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया सबसे एंड में जो ट्रीटी इन्होंने, जो टेरिटरी इन्होंने हमें वापस की, दैट वाज गोवा। तो आज भी गोवा में हमें पोर्टुगीज जो इन्फ्लुएंस है वो देखने को मिलती है। उसके अलावा ही एक्सटेंडेड पोर्टुगीज इन्फ्लुएंस बाय एक्वायरिंग इंपॉर्टेंट मार्केट ऑफ मलक्का इन साउथ ईस्ट एशिया इन 1511, जिसके नाम पे स्ट्रेट ऑफ मलक्का का नाम पड़ा हुआ है, इंडोनेशिया मलेशिया के बीच में से जो सी रूट निकलता है। तो ही एक्सटेंडेड द पोर्टुगीज इन्फ्लुएंस टिल देयर एज वेल। तो अल्फोंसो दे अल्बुकर्क का नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है एज फार एज पोर्टुगीज इन इंडिया आर कंसर्न। देन आए नीनो डी कुन्हा। इन्होंने गोवा को कैपिटल ही बना दिया, दे मेड गोवा द कैपिटल ऑफ इंडिया, और इन्होंने हुगली यानी कि बंगाल वाले एरिया में भी पोर्टुगीज सेटलमेंट्स एस्टैब्लिश की। इसके अलावा बसीन और दीव को इन्होंने कॉन्कर किया। और ये जो आप यहाँ पे फोटोग्राफ देख रहे हैं, गोवा फ्रीड, पोर्टुगीज सरेंडर,
तो ये बेसिकली 1961 की न्यूज़ है, जब फाइनली जो पोर्टुगीज थे उन्होंने गोवा इंडिया को वापस सौंप दिया था। राइट तो ये जो आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी मेजर पोर्टुगीज सेटलमेंट्स थी इंडिया में। सो ऑफ कोर्स देयर वाज दीव, देन देयर वाज बसीन, गोवा, देन यू हैव हुगली ओवर देयर। तो सभी जगह पे आप देखेंगे कि मोस्टली क्योंकि ये लोग ट्रेड करने प्राइमरीली आए थे, तो कोस्टल एरियाज में ही ये सारा का सारा इनके हेडक्वार्टर्स थे। नेक्स्ट मेजर पावर जो इंडिया में आई दैट वाज डच। डच केम फ्रॉम हॉलैंड, अगेन मॉडर्न नेम इज नेदरलैंड्स। अब पोर्टुगीज के बाद ये लोग आए, सो दे ओवर पावर्ड द पोर्टुगीज। पोर्टुगीज अब तक तो बहुत देर तक एक तरह से अनइंटरप्टेड ट्रेड करते रहे फॉर ओवर 100 ईयर्स। जो पूरा का पूरा 1500s का टाइम था, दैट वाज सॉर्ट ऑफ अ हनीमून पीरियड फॉर द पोर्टुगीज, कि हमें कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है एंड वी कैन कीप ट्रेडिंग एज वी वांट टू। बट देन अदर यूरोपियन पावर्स स्टार्टेड कमिंग इन एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ कंपटीशन। तो अब डच आ गए और इन्होंने पोर्टुगीज को ओवर पावर कर लिया, और सारे के सारे जो स्पाइस कल्टीवेशन वाले सेंटर्स थे उन सब के ऊपर अपना कंट्रोल जमा लिया कि स्पाइस ट्रेड तो अब यहाँ पे हम करेंगे। पहली डच फैक्ट्री इंडिया में एस्टैब्लिश हुई थी मसूलीपट्टम में 1605 में। उसके अलावा ये यहाँ पे रुके नहीं, इन्होंने पुलिकट, सूरत, कासिम बाजार, पटना, बलासौर, नागपट्टनम और कोचीन, इन सब जगहों पर अपनी फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश कर ली। यानी कि डच बड़ी तेजी से एक्सपैंड किए इंडिया में जब ये आए। किन किन चीज़ों में ट्रेड करते थे? स्पाइसेस सबसे इंपॉर्टेंट, उसके अलावा इंडिगो, रॉ सिल्क, राइस एंड ओपियम एज वेल। बहुत जल्दी डच का डिक्लाइन भी शुरू हो गया, बिकॉज अब कुछ साल इन्होंने ट्रेड किया, उसके बाद इनके यहाँ के राजाओं से लड़ाइयाँ होनी शुरू हो गई। जैसे 1741 में दे वर डिफीटेड बाय द किंग ऑफ ट्रेवेनकोर, जिसका नाम था मार्तंड वर्मा। तो बैटल ऑफ कोलाचल, बैटल का नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ट्रेवेनकोर के किंग से ये हार गए। उसके बाद 1759 में दे वर डिसाइसिवली डिफीटेड। अब हमें पता है कि ब्रिटेन ने सबसे ज़्यादा रूल किया इंडिया में, और ब्रिटेन ने इवेंचुअली सभी बाकी यूरोपियन पावर्स को या तो हरा दिया होगा या उनके साथ ट्रीटी साइन कर ली होगी। वो क्यों ऐसा हुआ वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कि क्यों ब्रिटिश इमर्ज्ड एज द फाइनेस्ट यूरोपियन पावर इन इंडिया एंड नॉट अदर्स। देयर वर अ लॉट ऑफ फैक्टर्स बिहाइंड दैट। लेकिन इतना हमें ज़रूर पता चलता है कि ब्रिटिश ने क्योंकि पूरे इंडिया पे रूल किया, तो धीरे धीरे उन्होंने बाकी यूरोपियन पावर्स को हरा दिया होगा या फिर उनसे ट्रीटी साइन कर ली होगी। वो बैटल जिसमें ब्रिटिश ने डच को डिफीट कर दिया वो माना जाता है बैटल ऑफ बेदारा 1759। इसी तरह की एक बैटल फ्रेंच के साथ हुई थी जिसे बैटल ऑफ वॉन्डीवॉश कहा जाता है, उसको भी हम अभी डिस्कस करेंगे। तो ब्रिटिश ने डच को बैटल ऑफ बेदारा में बुरी तरह से हरा दिया। इसके बाद एक तरह से डच कभी दोबारा रिवाइव ही नहीं कर पाए। सो दे रिमेन्ड कन्फाइंड टू सर्टेन स्पेसिफिक रीजन्स कि ठीक है, बेसिकली जब भी ब्रिटिश किसी यूरोपियन पावर को हरा देते थे तो उनको भी पता होता था कि चलो इनको पूरी तरह से तो यहाँ से नहीं निकालेंगे, लेट देम ऑल्सो ट्रेड एंड लेट देम ऑल्सो लिव हेयर। लेकिन कोई टेरिटरी कन्फाइन कर दी कि तुम बस अब यहीं रहोगे, यहीं से तुम ट्रेड करोगे, यहीं तुम्हारी फैक्ट्री रहेगी, तुम एक्सपेंशन के बारे में मत सोचना, तुम पॉलिटिकल पावर के बारे में मत सोचना। तो इस केस में बैटल ऑफ बेदारा के बाद ब्रिटिश ने डच को बोला कि भाई यू रिमेन्ड कन्फाइंड टू गोवा, you remain confined to these few settlements like you have Hooghly, like you have Masulipatam, right? कुछ 2-3 सेटलमेंट्स हैं, तुम यहीं पे कन्फाइंड रहना। इसी तरह ब्रिटिश ने पोर्टुगीज को बोला था कि भाई यू रिमेन कन्फाइंड टू दीव, गोवा, राइट? और फ्रेंच तो लाइक दे रिमेन कन्फाइंड टू मॉडर्न डे पुडुचेरी। सो जो भी हम आज टेरिटरीज देखते हैं जहां हम कहते हैं कि किसी और यूरोपियन पावर की इन्फ्लुएंस थी, वो इसलिए थी क्योंकि ब्रिटिश की उनके साथ ही एग्रीमेंट हुआ था कि ब्रिटिश ने उन्हें हराया और बोला कि तुम अब यहीं पे रहोगे, यू विल नॉट एक्सपैंड। एनीवे, तो बैटल ऑफ बेदारा में ब्रिटिश ने डच को हरा दिया और ब्रिटिश फोर्सेस वर लेड बाय लॉर्ड क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव। अब क्या क्या रीजन थे
कि जो डच थे वो हारे थे, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन डिटेरियोरेट हो रही थी, सेंट्रलाइजेशन, स्पाइस ट्रेड बहुत ज़्यादा होना, नेवी ब्रिटिश से ज़्यादा वीक होना, ये सारे रीज़न थे। और अगर इन्हीं रीजंस को आप रिवर्स कर दो, सो दोज वर द रीजंस फॉर द ब्रिटिश विक्ट्री। ब्रिटिश जो थे वो इकोनॉमिकली थोड़े प्रॉस्परस थे, उनमें लेवल ऑफ सेंट्रलाइजेशन उतना ज़्यादा नहीं था, उन्होंने आगे पावर जो थी वो कंपनी को दे रखी थी, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे रखी थी। देन उनके पास जो नेवी थी वो उस वक्त की दुनिया की फाइनेस्ट नेवी थी। जैसे आज की डेट में ऐसा कहा जाता है कि अगर वॉरफेयर कभी होगा नेक्स्ट लेवल तो वो सारा हवा में होगा, सो दैट मीन्स इट विल बी एयरफोर्स। तो आज की डेट में अगर किसी कंट्री के पास एयरफोर्स बहुत स्ट्रांग है विद ऑफ कोर्स सपोर्ट सिस्टम्स, तो उसकी वॉरफेयर में एज है। उसी तरह उस वक्त में जिसके पास नेवी स्ट्रांग होती थी वो उतनी ही इंपॉर्टेंट कंट्री बन जाती थी। तो ब्रिटिश ने अपनी नेवी को इतना स्ट्रांग कर लिया था, और उस वक्त सारी ज़रूरत ही मैरीटाइम ट्रेड की थी, या सी रूट डिस्कवर करनी थी, या फिर नेवी को स्ट्रांग करने, या फिर मैरीटाइम सिक्योरिटी को स्ट्रांग करने की थी। उस सब में ब्रिटिश आगे निकल गए, एंड दैट वाज अ मेजर रीज़न। और भी बहुत रीज़न हैं, बट दीज आर द इंपॉर्टेंट वंस। तो बैटल ऑफ बेदारा के बाद अब डच जो थे दे रिमेन्ड pretty much restricted to some particular territories. उसके बाद आए ब्रिटिश। अब जब पूरे यूरोप में पता चला कि पोर्टुगीज जो हैं वो इस तरह से उन्होंने इंडिया का रूट ढूंढ लिया है और वो इस तरह से ट्रेड कर रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं, और इनफैक्ट पोर्टुगीज का इंडिया में आना वॉज द रीज़न दैट अदर यूरोपियन पावर्स ऑल्सो केम टू इंडिया एंड ब्रिटिश पर्टिकुलरली फॉलोड। क्योंकि जब पोर्टुगीज के किस्से वहाँ पहुँचे यूरोप में कि भाई ये तो देखो वहाँ से सी रूट के थ्रू जाके ले आए, दे डिड नॉट रिमेन कन्फाइंड ड्यू टू कॉन्स्टेंटिनोपल्स ऑक्यूपेशन, और ये वहाँ पे गए, स्पाइसेस ले आए, सिल्क ले आए, ओपियम ले आए, एंड दे आर सेलिंग इट एट क्रेजी प्राइसेस इन यूरोप, क्योंकि मोनोपोली हो गई थी एक तरह से। तो धीरे धीरे बाकी यूरोपियन पावर्स का भी इंटरेस्ट आया, एंड वन ऑफ देम वाज ब्रिटिश। 1599 में कुछ ट्रेडर्स थे, ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स, ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स, जिन्होंने खुद को रजिस्टर किया और उसका नाम रखा गवर्नर ऑफ द कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज, या ट्रेडिंग टूवर्ड्स द ईस्ट, यानी कि लंदन के वो मर्चेंट्स जो ईस्ट की तरफ ट्रेड करना चाहते हैं। तो ये इन्होंने अपना नाम रखा। सन 1600 में इस कंपनी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया और इसका नाम रखा गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। मजे की बात यह है कि इसे ईस्ट इंडिया क्यों कहा जा रहा है, इंडिया इज इंडिया, इसे ईस्ट इंडिया क्यों कहा जा रहा है? उसका कारण यह है कि जब तक हमें ग्लोबल मैप अच्छे से पता नहीं था तब तक हमें लगता था कि जो इंडिया है वो वेस्ट की तरफ से जाएंगे तो आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, तो जब कोलंबस पहुंचे वेस्ट की तरफ, तो जो पहली टेरिटरी पे वो लैंड किए उन्हें लगा कि ये इंडिया है, तो उन्होंने उसका नाम दे दिया इंडिया। बाद में पता चला कि असली इंडिया तो ईस्ट वाली तरफ है, तो फिर जो वेस्ट में मैप पाया गया था उसको नाम दे दिया गया वेस्ट इंडीज। आज भी उसका नाम वेस्ट इंडीज ही है, जो कि कैरेबियन में मिला था। तो इस वजह से जो एक्चुअल इंडिया था उसे कहने लग गए ईस्ट इंडिया। इसलिए आप देखेंगे कि ज़्यादातर यूरोपियन कंपनीज ने उस वक्त जो नाम रखे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से अपनी कंपनीज के नाम रखे, विच वॉज द एक्चुअल इंडिया बाय द वे। तो 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और इसका रॉयल चार्टर इशू किया क्वीन एलिजाबेथ द फर्स्ट ने। मजे की बात यह है कि क्वीन एलिजाबेथ का खुद का पर्सनल स्टेक था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में, यानी कि शी वाज अ शेयर होल्डर ऑफ अ सर्टेन परसेंटेज। तो 31 दिसंबर 1600 को क्वीन एलिजाबेथ ने बोला कि ब्रिटेन की सिर्फ ये कंपनी है जो इंडिया के साथ एक्सक्लूसिवली डील कर सकती है आने वाले 15 सालों के लिए। तो मोनोपोली मिल गई 15 साल के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, एंड दे स्टार्टेड देयर वॉयज टूवर्ड्स इंडिया। और ये मोनोपोली सिर्फ ब्रिटेन पे अप्लाई होती थी, बाकी कंट्रीज तो जा ही सकती थी, तो ब्रिटेन का सिर्फ ब्रिटेन पे रूल चलता था। तो ब्रिटेन ने ये रूल क्वीन ने बनाया कि ब्रिटेन की सिर्फ यही कंपनी है जो इंडिया से डील करेगी। 1608 में ब्रिटिश एम्परर जेम्स I सेंट कैप्टन विलियम हॉकिंस टू द कोर्ट ऑफ जहांगीर। अब धीरे धीरे ट्रेड बढ़ानी थी, धीरे धीरे परमिशंस लेनी थी, धीरे धीरे टैक्स कम करवाना था, तो कंसेशंस के लिए सबसे पहले भेजा गया विलियम हॉकिंस को, और उस वक्त मुगल एम्परर थे जहांगीर।
परमिशन ये मांगनी थी कि और ज़्यादा ट्रेडिंग पोस्ट हमें सेटअप करने दी जाए। मुगल एम्परर ने एक फरमान इशू किया, यानी कि एक रॉयल डिक्री इशू की, जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी को परमिशन दे दी गई और सूरत में 1613 में ब्रिटिश ने अपनी पहली फैक्ट्री एस्टैब्लिश की। दिस वॉज द बिगिनिंग ऑफ समथिंग। ब्रिटिश अभी भी अनसेटिस्फाइड थे कि क्या हमें एक फैक्ट्री दे दी सिर्फ, तो कुछ साल बाद 1615 में सर थॉमस रो को भेजा गया, जिन्होंने और कंसेशंस की मांग की। अब इस टाइम पे ऐसा माना जाता है कि जो मुगल एम्परर था उसे कोई बीमारी हुई थी, तो सर थॉमस रो की सलाह से या असिस्टेंस से वो बीमारी ठीक हो गई। तो अब मुगल एम्परर ने थॉमस रो को बोला कि मांगो, तुम क्या मांगते हो। सो ही सॉट सर्टेन रियली गुड कंसेशंस जो कि उन्हें दे दिए गए। ब्रिटिश एस्टैब्लिश देयर फैक्ट्रीज एट आगरा, अहमदाबाद एंड भरूच, यानी कि थॉमस रो के आने के बाद काफ़ी सिग्निफिकेंट कंसेशंस ब्रिटिश को मिले और उसका एक रीज़न था उस बीमारी का क्योर हो जाना। साउथ इंडिया में भी इन्होंने मसूलीपट्टा में अपनी फैक्ट्री 1611 में एस्टैब्लिश की। फिर धीरे धीरे कुछ और चीज़ें हुई, जैसे कि ब्रिटेन के एक प्रिंस की शादी पोर्टुगीज एक प्रिंसेस से हो गई। तो पोर्टुगीज जो उस वक्त बॉम्बे के आइलैंड को कंट्रोल कर रहे थे, उन्होंने वो बॉम्बे का पूरा आइलैंड एक तरह से गिफ्ट कर दिया ब्रिटिश किंग को या ब्रिटिश प्रिंस को। सो द पोर्टुगीज गेव बॉम्बे टू किंग चार्ल्स एज डाउरी, कि चलो शादी का गिफ्ट तुम बॉम्बे रखो, और इसके बदले में उन्होंने 10 पाउंड्स, मतलब उन्होंने तो कुछ चार्ज नहीं किया, ये जो जिस किंग को ये मिला था इसने आगे ये ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड्स की ईयरली लीज पे दे दिया, जस्ट 10 पाउंड्स अ ईयर। लेकिन हम आज से 400 साल पुरानी बात कर रहे हैं। तो लेट अस से देयर इज अ ब्रिटिश प्रिंस, उसे ये जगह मिल गई। और ये जगह इंपॉर्टेंट है क्योंकि ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वेस्ट की तरफ से शिप्स आती हैं, सामने उसको पोर्ट सिटी दिखती है विच इज मुंबई। तो बॉम्बे का ये जो आइलैंड था जो आज की डेट में मुंबई सिटी बना हुआ है, दिस वॉज एक्चुअली गिफ्टेड बाय द पोर्टुगीज टू द ब्रिटिश प्रिंस। उस प्रिंस ने सोचा कि मैं इस टेरिटरी को ट्रेड पर्पस के लिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे ट्रेड करती है, उनको लीज पे दे देता हूँ कि भाई मुझे तुम 10 पाउंड एक तरह से जो है साल के दे देना और तुम इसको यूज करो। एंड दैट लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फैक्ट्री ओवर देयर एंड इट बिकेम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यू कैन से ट्रेड पोस्ट्स ऑफ द ब्रिटिश इन इंडिया। फिर 1639 में साउथ में ब्रिटिश ने अपनी फैक्ट्री एस्टेब्लिश की मद्रास के पास, जिसको नाम दिया गया फोर्ट सेंट जॉर्ज। फिर ब्रिटिश एक्सपैंड किए ईस्ट की तरफ, तो वेस्ट हो गया बॉम्बे, साउथ हो गया मद्रास, अब ईस्ट की तरफ 1698 में इन्होंने 3 गांव की, जिसमें सुतानती और कैलीकटा इंक्लूडेड हैं, इनकी एक तरह से राइट्स ले लिए बंगाल के नवाब से। तो धीरे धीरे यहाँ पे भी इन्होंने फोर्ट बनाया जिसका नाम था फोर्ट सेंट विलियम्स। तो जो फोर्ट सेंट जॉर्ज था ये मद्रास में था और फोर्ट सेंट विलियम्स जो है ये कलकत्ता में था। ये एक तरह से इन्होंने फोर्ट का मतलब ऐसे नहीं कि प्रॉपर किला बना लिया था, बट इट वॉज देयर डेजिग्नेटेड टेरिटरी, जिसमें वो सारा कुछ अपने आर्म्ड गार्ड्स वगैरह सब कुछ रखते थे ताकि वो ट्रेड को चलता रख सके। फिर धीरे धीरे आगे चलते हुए 1717 में फारूक सियार मुगल एम्परर था। तो फारूक सियार ने कंपनी को और ज़्यादा प्रिविलेजेस दे दी, जैसे कि परमिशन टू ट्रेड फ्रॉम सूरत विदाउट पेइंग टैक्स ऑन एन एनुअल पेमेंट ऑफ 10,000। तो फारूक सियार ने कहा कि मुझे साल के 10,000 रुपये दे दो। उस वक्त के 10,000 यानी कि आज के वक्त के 10 करोड़ जितने होंगे मेरे हिसाब से 300 साल में। तो उसने कहा कि मुझे 10,000 रुपये एक साल के दे दो और तुम्हारी मोनोपोली होगी, तुम्हें परमिशन दे दी जाएगी कि सूरत से तुम ट्रेड कर सकते हो बिना टैक्स दिए, और अपने कॉइन इशू करने की परमिशन भी दे दी फ्रॉम द मिंट ऑफ बॉम्बे। उस वक्त उन्हें नहीं पता था कि वो क्या कर रहे हैं, उन्हें नहीं पता था कि ये ही लोग इंडिया को पूरा रूल करना शुरू कर देंगे। उसके बाद ब्रिटिश पे हम दोबारा आएंगे, ब्रिटिश को तो हमने पूरा डिस्कस करना ही है। देन केम डेन्स या डैनिश फ्रॉम डेनमार्क।
अब अगर बाकी सब आ रहे हैं तो हाउ कैन द स्कैंडिनेवियंस बी लेफ्ट बिहाइंड? सो डेन्स केम टू इंडिया एंड दे एस्टैब्लिश डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। यहाँ पे आके इन्होंने ट्रैंकेबार यानी तमिलनाडु में, और सीरमपुर यानी वेस्ट बंगाल, और तीसरा निकोबार आइलैंड्स में अपनी कॉलोनीज बनाई। एक तमिलनाडु में, एक वेस्ट बंगाल में और एक निकोबार आइलैंड्स में इन्होंने अपनी टेरिटरीज जो है वो सेटअप की। उसके बाद आए फ्रेंच, सबसे इनसिग्निफिकेंट आउट ऑफ ऑल द यूरोपियन पावर्स दैट केम टू इंडिया वर द डेन्स। इसीलिए इनके बारे में कोई बैटल, कोई कमांडर का नाम, कोई कंट्रीब्यूशन, वी डू नॉट हैव एनीथिंग दैट इज मच सिग्निफिकेंट। है तो बहुत कुछ बट वो सिग्निफिकेंट नहीं है। देन वी कम टू द सेकेंड मोस्ट यूरोपियन पावर इन इंडिया, दैट इज द फ्रेंच। तो सबसे इंपॉर्टेंट माने जाते हैं ब्रिटिश बिकॉज दे रूल्ड ओवर इंडिया प्रैक्टिकली। देन नंबर 2 फ्रेंच, जिनकी इन्फ्लुएंस सेकेंड नंबर पे थी। थर्ड माने जाते हैं पोर्टुगीज, क्योंकि उन्होंने रूट डिस्कवर किया और उन्होंने भी अच्छी जगहों पे रूल किया। एंड देन नंबर 4 माने जाते हैं डच, एंड नंबर 5 इज डेन्स इन टर्म्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ दीज यूरोपियन पावर्स। तो फ्रेंच जो थे दे वर द लास्ट, जैसे द पोर्टुगीज वर द फर्स्ट टू अराइव इन इंडिया, द फ्रेंच वर द लास्ट टू अराइव इन इंडिया। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात। इन्होंने भी अपनी गवर्नमेंट एस्टैब्लिश की, खुद चलाई। पहली फैक्ट्री जो इंडिया में सेटअप हुई थी ये भी सूरत में हुई थी। सूरत और मसूलीपट्टनम उस वक्त के फेमस पोर्ट टाउन्स कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। तो सबसे पहले इन्होंने सूरत में और फिर मसूलीपट्टनम में अपनी फैक्ट्री जो है वो एस्टैब्लिश की थी। धीरे 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 इनको पता चलने लग गया कि भाई बाकी यूरोपियन पावर से बहुत कंपटीशन है, हम लास्ट में आए हैं लेकिन हमसे पहले बहुत आ चुके हैं, सो वी नीड टू फाइट विद देम सो दैट वी कैन रिमेन रेलिवेंट, सो दैट वी कैन कीप डूइंग ट्रेड। दैट वाज द थिंग। तो अब ऐसा तो होने से रहा क्योंकि ब्रिटिश तो आ चुके थे पहले, तो अब इनकी अलग अलग यूरोपियन पावर से लड़ाई हुई। सबसे इंपॉर्टेंट इनकी बैटल्स हुई ब्रिटिश के साथ, जिनको हम मोस्टली कार्नेटिक वॉर्स कहते हैं। तो ब्रिटिश जिस वक्त इंडिया में आए उस वक्त इंडिया कुछ ऐसा दिखता था। दुर्रानी एम्पायर था यहाँ पर। देन मुगल्स का रूल देखिए कितना कम रह गया, ये अवध प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश। देन नवाब ऑफ बंगाल, आज का बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल। भोंसलेज ऑफ नागपुर, पेशवाज ऑफ पुणे, गायकवाड्स ऑफ बड़ौदा, नवाब ऑफ सिंध। सो इंडिया वॉज बैडली फ्रेगमेंटेड। नीचे मैसूर सल्तनत, ट्रैवनकोर, कोझिकोड, सब अलग अलग थे। ऐसे में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंटर्ड इंडियाज ट्रेडिंग सीन, और फ्रेंच भी आ चुके थे। तो अब इनमें हुई लड़ाइयाँ जो कि मोस्टली कार्नेटिक वाले एरिया में लड़ी गई। कार्नेटिक वाला एरिया यानी कि मॉडर्न डे तमिलनाडु वाला एरिया, दिस इज कार्नेटिक। तो इन दोनों पावर्स में यानी कि ब्रिटिश और फ्रेंच में कुल मिलाकर 3 वॉर्स हुई जिन्हें हम कहते हैं कार्नेटिक वॉर्स। सबसे पहली कार्नेटिक वॉर हुई 1746 से 1748 में। यहां पर यह बात याद रखना जरूरी है कि ये चीजें स्टैंड अलोन नहीं हो रही। इन्हीं कंट्रीज का यूरोप में भी पावर टसल चल रही है, वहां पे भी इनकी बैटल चल रही है। तो यहां आएंगे तो यहां भी लड़ेंगे। सो दिस वाज एक्चुअली एन एक्सटेंशन ऑफ द ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन। ऑस्ट्रिया में, जो यूरोप में ऑस्ट्रिया है, वहां पे वॉर ऑफ सक्सेशन चल रही थी जो कि 1740 से शुरू हुई थी। तो वहां से ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में बिटर राइवलरी आ गई थी जो कि यहां भी रिफ्लेक्ट हुई। तो इंग्लिश फोर्सेस जो थी उन्होंने कमांडर बार्नेट के अंडर बहुत सारी फ्रेंच शिप्स को कैप्चर कर लिया। तो इस वजह से 1746 में फ्रेंच ने मद्रास को कैप्चर कर लिया। तो दिस वाज बेसिकली गोइंग ऑन जब फर्स्ट कार्नेटिक वॉर शुरू हुई। इसमें एक बैटल हुई, बैटल ऑफ सेंट टॉम, जिसमें फ्रेंच ने कार्नेटिक के नवाब को हरा दिया। फ्रेंच डिफीटेड द नवाब ऑफ कार्नेटिक। तो फर्स्ट जो कार्नेटिक वॉर थी उसमें अनवरुद्दीन जो कि कार्नेटिक का नवाब था उसे हरा दिया गया था। और वहां यूरोप में जो ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन थी वो कैसे खत्म हुई? ट्रीटी ऑफ एला चैपल को साइन करके, जिसमें मद्रास इंग्लिश को वापस कर दिया गया। तो 3 प्रेसिडेंसी टाउन्स मेन बने थे ब्रिटिश के, एक बॉम्बे, एक मद्रास और एक कैलकाटा। तो जो मद्रास था इस ट्रीटी के बाद वो वापस कर दिया गया ब्रिटिश को।
फिर हुई सेकेंड कार्नेटिक वॉर। सेकेंड कार्नेटिक वॉर हुई ड्यू टू कॉन्ट्रोवर्सीज ऑन द एक्सेशन इन द किंगडम्स ऑफ हैदराबाद एंड कर्नाटक। अब यहाँ पे भी किंगडम्स वाले रूल थे, तो हैदराबाद और कर्नाटक में सक्सेशन कौन होगी, एक्सेशन किसकी होगी, इसको लेकर लड़ाई हुई। नाउ व्हेन यू थिंक अबाउट दिस, थिंक अबाउट करंट सिनेरियो ऑफ जियोपॉलिटिक्स, जहाँ पे किसी एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री में अगर कुछ होता है तो एक तरफ से यूएसए आ जाता है सपोर्ट करने के लिए और एक तरफ से आ जाता है रशिया सपोर्ट करने के लिए। दोनों ही दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर्स हैं, डिफेंस में नंबर 1 नंबर 2 पे हैं। तो अगर ये दोनों ही ऑपोजिट साइड्स को पैसा या फिर एमिनिशन या आइडियोलॉजिकल सपोर्ट देने लग जाए, देन देयर विल बी नो एंड टू दैट वॉर। ऐसा ही कुछ मॉडर्न जियोपॉलिटिक्स में काफ़ी साल तक हुआ है। तो अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि हैदराबाद और कर्नाटक में वॉर ऑफ सक्सेशन है। तो वॉर ऑफ सक्सेशन का मतलब क्या है, 2 या 2 से ज़्यादा लोग चाह रहे हैं कि हम राजा बन जाएं। तो अब उन 2 में से एक को सपोर्ट कर देगा फ्रेंच, एक को सपोर्ट कर देगी ब्रिटिश। जैसे कि कार्नेटिक वॉर में जो ब्रिटिश थे उन्होंने अनवरुद्दीन को सपोर्ट किया और जो फ्रेंच थे उन्होंने चंदा साहिब को सपोर्ट किया। सिमिलरली हैदराबाद वॉर ऑफ सक्सेशन में मुजफ्फर जंग था फ्रांस की वजह तरफ से और नसीर जंग था ब्रिटिश की तरफ से। कार्नेटिक वॉर में चंदा साहिब की विक्ट्री हुई, अनवरुद्दीन हार गया, और हैदराबाद वॉर में नसीर जंग की विक्ट्री हुई और मुजफ्फर जंग हार गया। लेकिन इसमें बस एक बात ये ध्यान रखनी है कि नसीर जंग की कुछ देर बाद डेथ हो गई थी एंड हेंस इवेंचुअली मुजफ्फर जंग एंडेड अप बिकमिंग द हेड ऑफ हैदराबाद। उसके बाद जैसा मैंने बताया चंदा साहिब जो थे अनवरुद्दीन को हरा दिया, फिर मुजफ्फर जंग को नसीर जंग ने हरा दिया, राइट। उसके बाद अब ब्रिटिश वाला टाइम जो चल रहा है 1750s में, लॉर्ड क्लाइव या रॉबर्ट क्लाइव जो थे, इन्होंने लगाई सीज ऑफ आरकोट। सीज ऑफ आरकोट जो कि पहली पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक विक्ट्री कही जाती है लॉर्ड क्लाइव की। फिर फ्रेंच ने अपने अपने गवर्नर जनरल्स को वापस बुला लिया, जैसे कि डुप्ले। फिर ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी हुई विच वाज साइंड विद द ब्रिटिश विच एंडेड द वॉर। तो सेकेंड कार्नेटिक वॉर में ये चीजें चल रही हैं एट इन दिस पार्ट ऑफ इंडिया। उसके कुछ साल बाद फिर हुई द थर्ड कार्नेटिक वॉर। नाउ माइंड यू अगेन ब्रिटिश एंड फ्रेंच आर एट लॉगर हेड्स इन यूरोप, तो इसलिए वो यहां पर भी अच्छे रिलेशन नहीं बना सकते। तो ये वॉर क्यों शुरू हुई, क्योंकि यूरोप में एक 7 ईयर वॉर चल रही थी ऑलरेडी, और ये 7 ईयर वॉर जो थी ये 1756 से शुरू हुई थी। मतलब उस टाइम नहीं पता था हमें कि 7 ईयर वॉर होगी, ये तो बाद में जब खत्म हो गई तब पता चला हमें कि लेट अस सी कि ये कब से चली आ रही है। एनीवे, तो थर्ड कार्नेटिक वॉर भी इस वॉर की वजह से शुरू हुई, और बैटल ऑफ वॉन्डीवॉश वो बैटल कही जाती है जिसमें द फ्रेंच वर defeated and this was a decisive battle for the French। जिस तरह बैटल ऑफ बेदारा से डच को एक्सक्लूड कर दिया गया था, बैटल ऑफ वॉन्डीवॉश से फ्रेंच को जो है वो अपरूट कर दिया गया। यूरोप में 7 ईयर वॉर खत्म हो गई और एक ट्रीटी साइन की गई जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ पेरिस, राइट। उसके बाद बात करते हैं कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल की। अब जब ये सारा कुछ हो गया है, ये वाली यूरोपियन पावर्स आ गई हैं, कुछ पुरानी हार गई हैं, अब बात करते हैं बंगाल के कॉन्क्वेस्ट की, बंगाल को कैसे जीता जाए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी रेगुलर ट्रेड शुरू कर दी बंगाल से। देन एक शाही फरमान इशू किया गया मुगल एम्परर फारूक सियार की तरफ से। इस फरमान में दस्तख्त प्रोवाइड कराए गए थे ब्रिटिश को। जैसे हमने पहले कार्टेज सिस्टम देखा था जिसमें पोर्टुगीज एक एक्सक्लूसिव पास इशू करते थे और जिसके पास वो पास है वही ट्रेड कर सकता है, यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है, दे आर कॉल्ड दस्तख्त। बट इसमें बस फर्क इतना है कि इसमें जो भी चीजें हैं दे आर नॉट बाय द पोर्टुगीज, दे आर द परमिशंस गिवन टू द ब्रिटिश। तो इसमें जो मुगल एम्परर है उन्होंने दस्तक इशू कर दिए जिसमें permits to allow the passage of duty-free goods through port authorities and misused by the company servants to carry out illegal private trade। तो दस्तक इशू किए जाने शुरू करने लग गए एंड ड्यूटी फ्री गुड्स को कैसे ले जाया जाएगा, कितना ले जाया जाएगा, वो सब कुछ इनमें मेंशन होता था। नाउ
एनसीईआरटी में किसी एक बुक में, मुझे अब याद नहीं है, एक जगह बहुत अच्छा एक सेंटेंस मेंशन्ड है, एंड दैट सेंटेंस इज वी मस्ट इंडीड बिकम द नवाब्स ourselves. We must indeed become the नवाब्स ourselves. इसका मतलब ये था कि पहले तो जो ब्रिटिश थे वो नवाबों को अपने साथ मिला लेते थे कि चलो तुम्हें ये दे देंगे और तुम हमें लेटस से ट्रेड करने दो, हमें सब कुछ करने दो। लेकिन जब धीरे धीरे नवाब, पहले तो वो पपेट की तरह अपॉइंट होता था, लेकिन कुछ देर बाद उसे रियलाइज़ होता था कि ये तो मेरे आत्मसम्मान को ठेस हो गई है। पहले उसको बेईमानी करते हुए ऐसा नहीं लगता था, लेकिन बाद में ऐसा लगता था। तो अब उस वजह से कुछ नवाबों को ऐसा लगने लग गया कि अब नहीं हम मानेंगे इनकी बात, तो उन्होंने काउंटर रवैया अपना लिया कि अब हम लड़ेंगे इनसे, इनको भगा देंगे। बट इट वॉज टू लेट बाय देन। तो ब्रिटिश ने फिर वॉर करी, फिर उस वॉर में भी हरा दिया उस नवाब को। पर अब उन्होंने सोचा कि अब हमने कोई नया पपेट जो है वो इंस्टॉल नहीं करना, लेट अस बिकम नवाब्स आवरसेल्व्स, यानी कि लेट अस डायरेक्टली रूल ओवर इंडिया इंस्टेड ऑफ द इंटरमीडियरीज। दैट वाज द आइडिया, राइट। अब इस दौरान आती हैं दो बैटल्स, 1757 की बैटल ऑफ प्लासी और 1764 की आती है बैटल ऑफ बक्सर। ये दो वो बैटल्स हैं जिसकी वजह से ब्रिटिश बिकेम द सुप्रीम पावर इन इंडिया। सबसे पहले तो जो नवाब थे सिराजुद्दौला, उनके खिलाफ कंस्पिरेसी की गई विद द हेल्प ऑफ जगत सेठ, होमी चंद, मीर जाफर, राय दुर्लभ, एक दो नाम इसमें से याद कर लेना। तो उनके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी की गई। एक छोटा सा एपिसोड भी हुआ था, लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट दैट, ब्लैक होल ट्रेजेडी। इसमें क्या हुआ था कि 1756 में हुआ था। इसमें ऐसा माना जाता है कि एक बहुत ही बंद से कमरे में बहुत सारे ब्रिटिश सोल्जर्स को और औरतों को, बच्चों को भर दिया गया था और उनको बंद कर दिया गया। तो सफोकेशन से ही बहुत सारे उनमें से उनकी डेथ हो गई थी। तो इसको कहा जाता है ब्लैक होल ट्रेजेडी। इन ह्यूमन कन्फाइनमेंट की वजह से ये हुआ था। एनीवे, बैटल ऑफ प्लासी पे आते हैं। तो जो नवाब सिराजुद्दौला था ये भाग गया मुर्शिदाबाद, जहां पे इसे कंपनी यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर जाफर की फोर्सेस ने फॉलो किया। अब इसमें कंस्पिरेटर्स थे जगत सेठ, अमीर चंद एंड मीर जाफर। अब कंपनी और मीर जाफर ने मिलके ऑफ कोर्स नवाब को हरा दिया और कंपनी ने मीर जाफर को अपॉइंट कर दिया कि भाई अब से तुम हो नवाब ऑफ बंगाल। अब थोड़ी देर बाद मीर जाफर को प्रॉब्लम हुई, उसे लगा कि अब मैं तो पपेट बन के नहीं रहूंगा, मेरी तो कोई मर्जी नहीं चल रही है। बट देन तो उसने फिर ब्रिटिश के अगेंस्ट रिवोल्ट एक तरह से जो है वो कर दिया। बैटल ऑफ प्लासी के बाद क्या बड़ी चीज हुई, द इंग्लिश नॉट ओनली रिसीव्ड फ्री ट्रेडिंग राइट्स इन बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, बट वर ऑल्सो गिवन जमींदारी राइट्स ऑफ 24 परगनास। दिस इज द काइंड ऑफ लार्जेस्ट ही वॉज एबल टू ऑब्टेन। फिर आई बैटल ऑफ बक्सर 1764 में। अब वही मीर जाफर जो खिलाफ हो गया था उसे फिर ब्रिटिश ने निकाल दिया, उसकी जगह अपॉइंट किया मीर कासिम को। अब कुछ देर बाद मीर कासिम भी अगेंस्ट हो गया। तो पहले तो मीर कासिम ने मुंगेर से बिहार, मुंगेर में अपनी कैपिटल जो है वो शिफ्ट की। फिर उसने इंटरनल ट्रेड पे सारे टैक्सेस भी हटा दिए। अब बैटल ऑफ बक्सर में मीर कासिम जो है he aligned himself with नवाब ऑफ अवध शुजाउद्दौला एंड मुगल एम्परर शाह आलम। अब उसको लगा कि यार ब्रिटिश जो है ना ये बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं, हालांकि उस वक्त तक सारा डैमेज हो चुका था, बस स्टिल उसे लगा कि अभी इनको भगा देते हैं, इंडिया के बाहर दोबारा ना आए। तो नवाब ऑफ अवध इकट्ठे हो गए, मुगल एम्परर इकट्ठे हो गए एंड बैटल ऑफ बक्सर जो है इन्होंने कराई। नाउ बिकॉज ऑफ दैट ऑफ कोर्स द ब्रिटिश वन एंड ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद अब साइन की गई। इस वजह से कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी राइट्स भी मिल गए। दीवानी राइट्स यानी रेवेन्यू कलेक्ट करने का राइट, और कंपनी ने खुद को फ्री ट्रेड करने की इजाजत दे दी अवध वाले रीजन में। अब यहाँ पे एक जो बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर लास्ट आपको जो पता होना चाहिए, दैट इज डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल। जब तक बंगाल पे नवाब रूल कर रहा था तो वो दो काम करता था मेजरली, एक निजामत फंक्शन और एक दीवानी फंक्शन।
दीवानी का मतलब होता है सारा पैसे से रिलेटेड मैटर या लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने का राइट, और निजामत का मतलब होता है मिलिट्री पावर या फिर आर्म्ड फोर्सेस के साथ डील करना। तो निजामत जो था उसे मिल गया मिलिट्री, एंड जो दीवानी राइट्स थे जो निजामत यानी कि मिलिट्री पावर थी ये अलग थी, और जो दीवानी राइट्स थे ये अलग थे नवाब ऑफ बंगाल के पास, दोनों वो चलाता था, दोनों फंक्शन थे उसके। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जब साइन हुई तो डुअल एडमिनिस्ट्रेशन ले आए ब्रिटिश इस जगह पर। कैसे? ब्रिटिश ने अपने पास रख लिए दीवानी राइट्स कि भाई सारा रेवेन्यू तो हम कलेक्ट करेंगे, यानी कि वो सारी अथॉरिटी अपने पास रख ली, और जस्टिस भी हम करेंगे, लेकिन रूल चलाएगा वहां का नवाब, यानी कि कंपनी के पास सारी की सारी पावर आ गई लेकिन कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। और नवाब के साथ उल्टा हुआ, नवाब के साथ सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी विदाउट एनी पावर। So now this was a really big change over the previous, you can say, changes that the British had effected. तो यहाँ पे dual government of Bengal कहा जाता है इसको, कि दो गवर्नमेंट चली अब यहाँ पे, कंपनी की भी और वहाँ के नवाब की भी। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा इनएफिशिएंट और इम्प्रैक्टिकल सिस्टम बन गया, जिसकी वजह से अनार्की हुई, केओस हुआ। रेवेन्यू कलेक्शन की जिम्मेदारी जो थी वो हाईएस्ट बिडर को ऑक्शन ऑफ कर दी जाती थी, और जो कि सबसे ज़्यादा नुकसान करती थी किसान। behind that which we will discuss in the next class. Thank you and take care.